तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्पॉट में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगले महीने से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वैसे मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। आगे भी हमारे जो क्वेश्चंस जो नेक्स्ट चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रह गए हैं उनके भी हम लोग करेंगे, जैसे HTML, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब हमारे रह गए हैं। तो इनको भी हम लोग एक लेक्चर में पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे। तो हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर तो कंप्लीट कर ही लिए, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स रहेंगे, जो थ्योरी पार्ट रहेगा, थोड़ा सा उस थ्योरी पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको थोड़ा और लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी अच्छी तरीके से और हुई है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस तो देख ही लिए हैं। अब बस थोड़े से उनके फैक्ट्स और देख लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ, ये फैक्ट्स भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ आविष्कार देखेंगे और उनका किसने आविष्कार किया है उनके नाम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अबेकस को किसने बनाया है, नेपियर बोन्स को किसने बनाया है, पास्कल को किसने बनाया है। तो हम लोग ये सब चीज़ें देख लेंगे, जिससे कि हम लोग को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी रह सके, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे हम आसानी से कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आविष्कार का नाम देखेंगे, उसको किस सन में बनाया गया है वो देखेंगे, और उसके बाद उसकी क्या विशेषता है और उसके आविष्कारक का नाम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आविष्कार किसका हुआ था? अबेकस का हुआ था। अबेकस का आविष्कार कब हुआ था? 1602 में हुआ था। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का प्रथम गणना यंत्र है, इसका आविष्कार बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। फिर से देखते हैं, विश्व का पहला गणना यंत्र है जिसका आविष्कार बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था, और इसका आविष्कारक कौन है? टिम क्रेनमर के द्वारा ही इसका क्या किया गया? आविष्कार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? अबेकस देखा है, और इसको किसने बनाया? टिम क्रेनमर के द्वारा बनाया गया। तो हमें क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? एक अबेकस है, उसको किसने बनाया है, और सबसे पहला है, विश्व में सबसे पहला कौन है? अबेकस ही है, जो गणना करने में उपयोग किया गया है। ठीक है, तो तीन चीजें याद रखनी है। सन हमको याद नहीं रखना, क्योंकि सन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ आविष्कार और आविष्कारक के नाम याद रखने हैं, और उनकी विशेषता क्या है, उन जो भी आविष्कार हुए उनकी विशेषता क्या है उनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेपियर बोन्स। इसे दूसरा नाम क्या है इसका? लॉगरिथम भी है, लॉगरिथम भी इसका नाम है। इसे कब बनाया गया है? 1617 में बनाया गया है। और इसकी क्या विशेषता है? यह दूसरा गणना यंत्र था जिसका आविष्कार एक स्कॉटलैंड देश में किया गया था। ये नंबर दूसरे का है, पहले में है अबेकस और दूसरे में है नेपियर बोन्स। इसका आविष्कार किसने किया है? नेपियर के द्वारा किया है, जॉन नेपियर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है, तो हमारे दो कंप्लीट होगा, अबेकस जिसको बनाया टिम क्रेनमर ने, नेपियर बोन्स जिसे बनाया है जॉन नेपियर ने। इसके तो नाम में नेपियर है, और यहाँ पे इसके जो डिवाइस बनाया है, आविष्कार किया है, उसके नाम में भी नेपियर है, तो इजिली आपको याद भी रहेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पास्कलाइन को सन 1642 में बनाया गया है, और ये सबसे पहले कौन सी मशीन है? प्रथम यांत्रिक गणना केवल जोड़ घटाने वाली मशीन का आविष्कार किया है, यानी कि सबसे पहली जो मैकेनिकल मशीन थी, सबसे पहली मैकेनिकल यानी यांत्रिक को ही इंग्लिश में मैकेनिकल बोला जाता है। तो इसका निर्माण किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने किया है। ब्लेस पास्कल के द्वारा ही सबसे पहली यांत्रिक मशीन बनाई है, मैकेनिकल मशीन बनाई है, जिसका नाम क्या है? पास्कलाइन है। तो पास्कलाइन को किसने बनाया है? ब्लेस पास्कल ने बनाया है। इसको भी याद रखना इजी है, क्योंकि पास्कलाइन बनाया है और बनाने वाले का नाम है ब्लेस पास्कल, और सबसे पहली यांत्रिक मशीन है। तो आपको याद रखना है, सबसे प्रथम भी पूछ लिया था, प्रथम क्या है, कौन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेबनिज कैलकुलेटर की विशेषता क्या है? जर्मनी के गॉटरीड लेबनिज ने पास्कल के मशीन जो ब्लेस पास्कल ने जो पास्कलाइन बनाई है, उस मशीन को क्या किया? थोड़ा सा और बेहतर बनाया है, मशीन को और बेहतर बनाया, जिससे गुणा भाग भी किया जा सकता था। क्योंकि जो पास्कल की मशीन थी, जो पास्कलाइन, उसमें सिर्फ प्लस माइनस यानी कि गुणा और जोड़ किया जा सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जा सकते थे। लेकिन लेबनिज कैलकुलेटर में क्या किया जा सकता था? गुणा भाग भी किया जा सकता था साथ में। किसने बनाया इसको? गॉटरीड लेबनिज ने बनाया है। तो लेबनिज कैलकुलेटर को किसने बनाया है? गॉटरीड लेबनिज ने बनाया है। तो याद आपको हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। अबेकस को किसने बनाया है? टिम क्रेनमर ने। जॉन नेपियर ने किसको बनाया है? नेपियर बोन्स को।
पास्कल लाइन किसने बनाई है? ब्लेस पास्कल ने। और लेबनिज कैलकुलेटर किसने बनाया है? गॉटरीड लेबनिज ने। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दोनों ही किसने बनाए हैं? चार्ल्स बेबेज ने बनाए हैं। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। तो डिफरेंस इंजन है उसको 1821 में भाप से चलने वाले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इसका उपयोग बीजगणित यानी कि बीजगणित की गणनाएं करने के लिए किया जाता था। और किसने बनाया इसको? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया, या फिर पूछ लिया था कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा किसका निर्माण किया गया है। तो उस ऑप्शन में आपको डिफरेंस इंजन भी देखने को मिल सकता है और एनालिटिकल इंजन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को सन 1837 में बनाया गया है। इसके बारे में कुछ देखते हैं। बेबेज ने स्वचालित एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकता था। यानी कि चारों प्रकार के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं वो चारों के चारों ऑपरेशंस एनालिटिकल इंजन के द्वारा किए जा सकते थे। और बनाया किसके द्वारा है? ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों ही किसके द्वारा बनाए गए हैं? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन को कब बनाया गया? 1890 में बनाया गया है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा संख्या पढ़ने का कार्य किया जाता था, यानी कि इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। और इसे बनाया किसने है? हरमन हेलोरिथ ने बनाया है। हरमन हेलोरिथ की कंपनी का नाम क्या है? टैबुलेटिंग कंपनी है ना, जिसे बाद में जाके किस नाम से जाना जाने लगा? IBM के नाम से जाना जाने लग गया। नेक्स्ट देखते हैं ABC। ABC का मतलब एटॉनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। इसे बनाया गया सन 1939 में। इसके बारे में कुछ देखते हैं विशेषता। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ लिया पहला, क्योंकि ABC जो पहला है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पूछ लिया जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो कौन सा है? ABC यानी एटॉनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? ब्लेस पास्कल की पास्कल लाइन, वो मैकेनिकल है, यांत्रिक है। और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और बनाया किसने इसको? जॉन एटॉनसॉफ और विल्फोर्ड बैरी के द्वारा। ये दोनों, एक प्रोफेसर है और एक उसका असिस्टेंट है, दोनों ने मिलकर बनाया किसको? ABC को बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं मार्क 1। मार्क 1 को बनाया गया सन 1944 में बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित यानी कि पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक था। और कैसा है ये? इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो ABC है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और ये प्रथम कैसा है? पूर्ण रूप से स्वचालित भी है और साथ में इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था जिसमें डेटा संग्रहित हेतु पंच पेपर या पंच कार्ड बोल सकते हैं हम, पंच पेपर टेप का प्रयोग किया गया। और इसे बनाया किसने है? हावर्ड आइकॉन के द्वारा। हावर्ड आइकॉन के द्वारा ही इसको बनाया गया है। किसको? मार्क 1 को। नेक्स्ट देखते हैं ENIAC। ENIAC इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर से बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे कब बनाया गया है? 1946 में बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं कुछ। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ENIAC नाम दिया गया। ये जो पहला बना है ABC, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है पहला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। और ये जो ENIAC है वो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। इसे बनाया किसने है? JP एकट और जॉन मूचले के द्वारा बनाया गया। JP एकट और जॉन मूचले के द्वारा बनाया गया कब? 1946 में। किसको? ENIAC को। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं एडवैक। एडवैक जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे कब बनाया गया है? 1947 में बनाया है। इसको 1946, 1947। इसके बारे में देखते हैं। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा देकर एडवैक का विकास किया गया है। इसको बनाया किसने है? वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया। जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया किसको? एडवैक को। और फुल फॉर्म इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपको फुल फॉर्म्स याद रखने हैं क्योंकि फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, इनमें से किसी एक का पूछ लिया जाएगा आपको, और इसलिए आपको याद होना ज़रूरी है। याद नहीं होते हैं तो आपको बार बार याद करना है, लिख लिख के याद करना है, लेकिन याद करना है क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ डिस्क्रीट है और कहाँ डिले है। इसमें डिस्क्रीट है, एडवैक में डिस्क्रीट है और एडसेक में
डिले है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे कब बनाया गया? 1949 में बनाया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि इसमें जो प्रोग्राम को है वो संग्रहित भी किया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर। और इसको बनाया किसने? मॉरिस विल्कस के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवैक फर्स्ट। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी। मैंने अभी क्या बोल दिया था? कुछ और बोल दिया था। यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी। इसे बनाया कब गया? 1954 में बनाया गया है। और एक सबसे पहला कौन सा? व्यापारिक, यानी व्यापार में उपयोग किया जाने वाला सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो यूनिवैक है। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, सबसे पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। और ये इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया? इसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया। एक कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो याद हुआ आपको। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को सन 1975 में बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं। पहले 8080 आधारित माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण को नई दिशा दी। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है ना। और 8080 क्या है? सबसे शुरुआत के माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। आज तो काफ़ी आ गए। 8080 यानी 8 बिट वाले हैं ये। आजकल तो 32 बिट 64 बिट वाले कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 8080 बिट से। 8080 प्रोसेसर वाले कंप्यूटर से हुई थी, जिसमें 8080 क्या बताते हैं? 8 बिट वाले कंप्यूटर हैं। इसको किसने बनाया था? एड्राबर्ट्स और बिल गेट्स की कंपनी थी, जो कि MIT कंपनी थी, जिसके कौन थे फाउंडर? एडवर्ड्स और बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्रे वन क्या है? एक पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे बनाया गया 1976 में। यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो कई मिलियन गणनाएं कुछ सेकंड में करने में सक्षम था। यानी कि मिलियंस गणनाएं एक सेकंड में कर सकता था। इसे बनाया किसके द्वारा? क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कहीं कहीं कंपनी का नाम दे दिया जाएगा, और कंपनी का नाम नहीं दिया जाएगा तो साइमन क्रे दे दिया जाएगा, क्योंकि उसी के नाम से इस कंप्यूटर का नाम दिया गया, साइमन क्रे। नेक्स्ट देखते हैं ऑसबॉर्न फर्स्ट। इसे कब बनाया गया? 1981 में बनाया गया। और ये पहला कैसा है? पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर यानी वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। जैसे कि आज के समय में हम लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे हैं? पोर्टेबल हैं, क्योंकि हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और हमें किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती उससे। इसको किसने बनाया? IBM के ऑसबॉर्न कंपनी। IBM ऑसबॉर्न कंपनी के द्वारा किसको बनाया गया? ऑसबॉर्न को बनाया गया है, जो कि कैसा? पोर्टेबल कंप्यूटर। ये भी पूछ लिया जाएगा, है ना। ये मैंने करवाया भी आपको, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जब करवाए थे वहाँ पे मैंने बताया था कि ऑसबॉर्न फर्स्ट क्या है? पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने भी बताया, उनको वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं विश्व का प्रथम गणना यंत्र, विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था? अबेकस था। अबेकस को किसने बनाया है? और नेक्स्ट क्या है? प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र, क्योंकि जो पास्कल लाइन था उसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तो किसने बनाई इसको? ब्लेस पास्कल ने बनाई है। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा है। लेडी अगस्टा एडा को पहला प्रोग्रामर का वो दिया गया है कि ये फर्स्ट प्रोग्रामर है। और इनके नाम से एक भाषा भी चलाई गई जिसे एडा नाम दिया गया है। एडा लैंग्वेज है, जिसे किसके नाम से दिया गया है? लेडी एडा के नाम से दिया गया है। विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिकल इंजन है। जनरल पर्पस कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा? एनालिटिकल इंजन है, जो कि किसका था? चार्ल्स बेबेज का है। नेक्स्ट, विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। प्रोग्रामों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र कौन सा है? मार्क वन पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि विद्युत यांत्रिक, इलेक्ट्रो यानी विद्युत, मैकेनिकल यानी यांत्रिक। तो वो कौन है? मार्क वन। नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? ABC यानी एटर्नस ऑफ बैरी कंप्यूटर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ABC है। विश्व का
पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, मैंने अभी बताया। ये डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ABC फर्स्ट है, लेकिन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। ठीक। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर कौन है? एडवैक। एडवैक क्या है? संग्रहित प्रोग्राम वाला पहला कंप्यूटर है। और पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एडसैक। एडसैक और एडवैक। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? व्यापारिक कंप्यूटर बताया अभी, यूनिवैक। यूनिवैक कौन सा है? फर्स्ट ऑटो अकाउंटिंग कंप्यूटर है, इसको व्यापार में उपयोग किया गया। विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? एप्पल सेकेंड। जो व्यावसायिक कंप्यूटर, विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? एप्पल सेकेंड। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट। और इसको बनाया किसने है? साइमन क्रे, या फिर कंपनी का नाम दिया होगा तो कंपनी का नाम। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर क्या है? ऑसबॉर्न फर्स्ट। तो ये आपके पास शॉर्ट में भी आ गया, वहां पे मैंने आपको समझा भी दिया, यहाँ पे वन लाइन के फॉर्म में भी यहाँ पे बता दिया है। तो क्या कंप्यूटर है, किसने बनाया उनको, मतलब कंप्यूटर के नाम क्या है, उनके आविष्कारक क्या है और उनकी विशेषता क्या है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन किस चीज के लिए मतलब उपयोगी है, विशेषता किसकी क्या क्या है, वो मैंने बता दिया आपको। ये फुल फॉर्म्स भी बता दिए मैंने यहाँ पे। इन फुल फॉर्म्स को आपको याद रखना है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहीं कंप्यूटर लिखा रहता है, कहीं कैलकुलेटर लिखा रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑप्शन में जैसा सही दिखे वैसा आपको लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद है एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा है, कहीं कहीं कंप्यूटर भी लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कहीं कहीं ऑटोमेटिक लिखा है, कहीं कहीं अकाउंटिंग लिखा है। आपकी किताब में अकाउंटिंग लिखा होगा, तो अकाउंटिंग अगर ऑप्शन में दिया हो तो अकाउंटिंग लगाइएगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक लगाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरेशन्स के बारे में देखते हैं। हमको मालूम है कि कुछ जनरेशन्स आई हैं जिनमें अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कंपोनेंट्स आए हैं, जो मेन कंपोनेंट्स कहे जाते हैं जिनको, तो देखते हैं उनको। पीढ़ियां हैं, यानी जनरेशन्स कब से लेके कब तक है ये पूछा नहीं आता, इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे इतना। और उस जनरेशन में कौन सा मुख्य हार्डवेयर यानी मुख्य पुर्जा यानी कंपोनेंट्स आया है वो देखते हैं। कौन सी सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ, मेमोरी के रूप में क्या क्या उपयोग होता था, और उसकी स्पीड कैसी थी, मतलब गणनाएं मतलब किस स्पीड में होती थी, और किस लैंग्वेज का उसमें इस्तेमाल होता था, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन, टोटल कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन है। फर्स्ट, पहली, प्रथम, दूसरी, तृतीय, चौथी और पांचवी का समय है। तो समय हमको याद नहीं रखना, क्योंकि समय के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता। बस आपको याद रखना है कि 5 जनरेशन है और हर जनरेशन में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स आए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है? निर्वात ट्यूब आया। निर्वात ट्यूब को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कब आया? फर्स्ट जनरेशन में आया, यानी कि मेन पार्ट जो फर्स्ट जनरेशन में है वो वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब भी है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल किए गए इसमें? मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई और बाइनरी। जो मशीन लैंग्वेज, उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो जीरो और वन से ही मिलके बनती है। 0 और 1 से ही मिलके बनती है कौन सी? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। मेमोरी के रूप में इसमें पेपर टेप और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। मेमोरी के रूप में, मेमोरी किस लिए इस्तेमाल की जाती है? डेटा को स्टोर करने के लिए ना। तो जो लैंग्वेज हम जो भी बना रहे हैं उसको स्टोर कहाँ करेंगे? मेमोरी में इस्तेमाल करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो मेमोरी के तौर पे क्या यूज़ हुआ? पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल हुआ। इसकी गणना की स्पीड क्या थी? इसकी गणना की स्पीड मिली सेकेंड्स में थी। मिली सेकेंड्स में थी, और ये मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज थी, क्योंकि यहाँ बताया ना, वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने मशीन भाषा देखी, और ये मशीन भाषा इसमें यूज़ होती थी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन आपका कंप्लीट हुआ। प्रथम जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी इसमें यूज़ हुआ, और इसका एग्जाम्पल है ENIAC। और इसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड ऐसे पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड और फैक्टो सेकेंड, तो ये आप याद रखना है। सिक्वेंस वैसी की वैसी जिस तरीके से हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है, फिर स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ ही रही है कुल मिलाकर, है ना।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। सेकंड जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर था, और ट्रांजिस्टर के साथ इसमें जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर और कंपाइलर, ये क्या है सारे के सारे, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जो क्या हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर वो क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज रहती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वैसे कंपाइलर है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, 0 और 1, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो कि क्या होती है 0 और 1। इसमें मेमोरी के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ, चुंबकीय टेप और डिस्क का इस्तेमाल हुआ है, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल हुआ, और इसकी स्पीड कैसी थी, माइक्रो सेकेंड में थी। माइक्रो सेकेंड यानी कि 10⁻⁻⁹ है ना, ये 10⁻⁻�6 और ये 10⁻⁻12, ऐसी करके इनकी स्पीड है। तो आपको उन डिजिट्स में नहीं जाना, आपको ऐसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको इसमें ही याद करना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फैक्टो, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, कोबॉल और फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेटर, और कोबॉल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबॉल। इसका एग्जांपल है IBM 1401। IBM 1401, तो आपको याद रखना है ना किस जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज में आई, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि फोर्ट्रॉन किस जनरेशन की लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन या कोबॉल किस जनरेशन की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज तो आपको याद रखना जरूरी है। क्या क्या याद रखना है आपको, जनरेशन, कितनी जनरेशन आई, और हर जनरेशन में क्या क्या मुख्य पुर्जा आया, और कौन कौन सी भाषाएं किस जनरेशन में आई। स्पीड नहीं पूछी जाती, इसलिए स्पीड पे ध्यान नहीं दिया जाए, और एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि IBM या ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये आपको याद रखना है ना। थर्ड जनरेशन देखते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या आया, IC आ गई थी। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में आया। इसमें साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के इंटरप्रेटर का इस्तेमाल हुआ। इंटरप्रेटर ये भी क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनके अलग अलग तरीके से काम होते हैं, लेकिन इनका एक ही काम होता है, करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन करते एक ही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वैसे कंपाइलर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बस उनके तरीके अलग अलग रहते हैं, कोई फास्ट काम करता है तो कोई स्लो काम करता है। जैसे इंटरप्रेटर है, हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन रीड करता है, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है, और आप उसके बाद आपके सामने रिजल्ट देता है। लेकिन अगर इंटरप्रेटर यूज हो रहा है, तो अगर किसी भी लाइन में एरर आ गया तो उसी समय वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक देता है और सामने हमको एरर बता देता है, यानी कि स्लो है, और कंपाइलर कैसा है, फास्ट है। मेमोरी के रूप में इसमें क्या की है, मैग्नेटिक स्टोरेज इस्तेमाल की गई है। मैग्नेटिक स्टोरेज, और स्पीड कैसी थी इसकी, नैनो सेकेंड में थी। जो लैंग्वेज इस जनरेशन में आई है, थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो पास्कल, बेसिक और सी लैंग्वेज डेनिस रिच्ची के द्वारा बनाई गई, पास्कल, बेसिक। और जो इसका उदाहरण है IBM 360। IBM 360 कब आया, थर्ड जनरेशन का है, और IBM 1401 कौन सा, सेकंड जनरेशन का है। तो आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को VLSI के नाम से भी जाना जाता है। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर को VLSI भी बोला जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल हुए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर्स थे इनमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इस्तेमाल होता था, जिसमें कमांड का इस्तेमाल है, कमांड देकर हमको काम करवाने रहते थे। लेकिन GUI के आने से हमें ये फायदा हुआ कि हमें आइकॉन्स का उपयोग करना मिला, हम माउस का उपयोग करने लगे। लेकिन जब CLI था तो सिर्फ हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते थे, और GUI से हमारा काम काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हम माउस का इस्तेमाल करके काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। और इसमें मेमोरी कौन सी, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स यूज हुए, सेमीकंडक्टर का यूज हुआ इनमें, और इसकी स्पीड पिको सेकेंड्स में थी। और इस ओरेकल जो है कि लैंग्वेज है जो कि इस जनरेशन में आई। ओरेकल एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस, एक कंपनी भी ओरेकल, उसके द्वारा जो बनाए गए हैं डेटाबेस, वो ओरेकल नाम से ही बनाए गए हैं, जो कि किस जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के हैं। और जो एग्जाम्पल है इसके IBM PC और एप्पल PC। IBM PC यानी IBM के द्वारा बनाए गए PCs है पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल के PCs
जो कब आए, 4th जनरेशन में आए। लास्ट जनरेशन 5th जनरेशन, जिसमें ULSI, लैपटॉप और इंटरनेट, जो कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसमें मुख्य रूप से किया गया है। ULSI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। इंटरनेट संबंधी और मल्टीमीडिया, इंटरनेट संबंधी और मल्टीमीडिया इसके सॉफ्टवेयर है मुख्य रूप से। और मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि आप लोग देखते हैं CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, ये सब क्या हैं, सब ऑप्टिकल मेमोरीज हैं। जो गोल गोल CD आप यूज़ करते हैं ना, CD, DVD, ये सब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क हैं। इसके अलावा इसकी गणना की स्पीड क्या है, फेक्टो सेकेंड में थी, यानी कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेक्टो, ये सब क्रम में है पूरे के पूरे। तो मुख्य रूप से भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, जावा और HTML। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो उदाहरण क्या है इसके, सुपर कंप्यूटर क्या, 5th जनरेशन के सारे कंप्यूटर्स है। और सुपर कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खूब हुआ है इस्तेमाल। काफ़ी फास्ट कंप्यूटर्स हैं और कहाँ यूज़ होते हैं वो आपको पता है, रिसर्चों में यूज़ होते हैं। बड़े बड़े जो एरोनॉटिक्स हो गए, नासा वासा है, ये कंपनी जो बड़ी बड़ी बहुरत्न कंपनियां हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के लिए। आगे देखते हैं। तो आज तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। कहीं कहीं 6 लिखा जाता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, 5, क्योंकि 6 ऐसा नहीं है, कहीं पे वो अरिहंत की बुक में लिखा हुआ है कि 6 है, लेकिन ज़्यादातर 5 ही माना जाता है। IC चिप का उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, IC 3rd जनरेशन में आई है। और किसकी बनी होती है, जो IC चिप बनी रहती है वो किसकी बनी रहती है, वो सिलिकॉन की बनी रहती है। सिलिकॉन पूछ लिया जाता है कि जो IC है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति हेतु रैम का विकास हुआ, यानी कि जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो 3rd जनरेशन में आ गई थी। जो मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका इस्तेमाल 3rd जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ, ईमेल का इस्तेमाल हुआ और WWW वर्ल्ड वाइड का विकास हुआ। यानी कि 5th जनरेशन आते आते ये सब चीज़ें विकसित हो गई थी। वो तो पहले भी गई थी, लेकिन इस समय बहुतायत में उपयोग में आने लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इंटरनेट हमारे इंडिया में तो था ही नहीं, बाद में आया। तो इससे पहले बस जो पश्चिमी देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, वहीं पे इंटरनेट का ज़्यादातर उपयोग किया जाता था। लेकिन बाद में हमारे यहाँ पे भी आया, और हमारे यहाँ पे तो कुछ ऐसा आया कि लोग बस दिन भर इसी में लगे रहते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, बस इसी में। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। आज के समय में सब जगह क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मोबाइल होगा, जो भी आज के समय में जो डिवाइस आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा AI का इस्तेमाल हो रहा है, और रोबोटिक्स में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी उपयोग हो रहा है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ये करंट टॉपिक्स हैं और आजकल क्वेश्चन इन्हीं से जोड़ के पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, तो आपको बस वही चीज़ें पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटे से छोटा पूछ लेंगे कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो या फिर कार्य के आधार पर पूछ लेंगे कितने कंप्यूटर्स होते हैं, आकार के आधार पर कितने होते हैं और उद्देश्य के आधार पर कितने होते हैं। कुल मिला के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन हर टाइप्स के अंदर भी टाइप्स हैं, तो देख लेते हैं ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले कार्य के आधार पर देखते हैं। कार्य के आधार पर पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर रहते हैं, कुछ डिजिटल रहते हैं और कुछ हाइब्रिड रहते हैं, जिसमें दोनों के दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर रहता है। मतलब एनालॉग और डिजिटल के दोनों फीचर्स उसमें रहते हैं, इसलिए उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं आकार के आधार पे। आकार यानी कि छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे पहले कौन सबसे छोटा आता है, माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर आता है सुपर कंप्यूटर। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि पूछ लिया है निम्न में से सबसे बड़ा आकार में कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको याद रखना कि सबसे छोटा कौन सा है, माइक्रो, सबसे बड़ा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य यानी कि क्या पर्पस है, किस लिए बनाए गए हैं, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस यानी कोई भी इसमें हर प्रकार किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, क्योंकि उसमें हर प्रकार की चीज़ें, हम गेम खेलना चाहे गेम खेल सकते हैं, गाना सुनना चाहे गाना सुन सकते हैं, कोई लेटर टाइप करना लेटर टाइप कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो कंप्यूटर कैसे हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। लेकिन किसी भी रिसर्च सेंटर हो गए, यानी कि जो बड़े बड़े नासा हो गया, इसरो हो गया, यहाँ पे क्या रिसर्च की जाती है, रिसर्च करने के लिए कैसे कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि कुछ उसी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, और वही काम उसमें होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें गेम खेलना बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ लैंग्वेज है उनके खोज करता है, ठीक है, लैंग्वेजेस और उनके खोज करता है। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। हर जनरेशन में कुछ कुछ लैंग्वेज का मतलब डेवलपमेंट हुआ है और किसने किया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जिसका फुल फॉर्म पूछा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। याद रखना फॉर्मूला ट्रांसलेशन किसका फुल फॉर्म है, फोर्ट्रॉन का है। इसे कब बनाया गया, 1957 में बनाया गया है। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, प्रोग्रामर के एक समूह द्वारा जिसका नेतृत्व जॉन बेकस ने किया था। जॉन बेकस, मैंने आपको बताया था ये नाम कब बताया था, जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे कोपा के, उसमें बताया था मैंने जॉन बेकस के द्वारा ही फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का आविष्कार किया गया है। तो इसका अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग यानी कि इसका उपयोग क्या है, ये गणितीय यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन है ना। फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मैथमेटिक्स में फार्मूला यूज होते हैं, इसलिए कहाँ उपयोग होते हैं ये गणितीय कार्य और गणनाएं करने के लिए उपयोग किया जाती है। किसका उपयोग, फोर्ट्रॉन का उपयोग गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि सब पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है कि सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है, तो वो लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, समझ में आया। सबसे प्रथम है, सर्वप्रथम लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखते हैं एल्गोल। एल्गोल यानी कि एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसे कब बनाया गया, 1958 में बनाया। सन यहाँ पे भी कोई नहीं पूछेगा इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं बस बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका खोजकर्ता कौन है, अमेरिकी और यूरोपियन कंप्यूटर, अमेरिकी और यूरोपियन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने समूह, यानी कि अमेरिकी और यूरोपियन कंप्यूटर के जो वैज्ञानिक उन लोगों ने साथ में मिलकर इस लैंग्वेज का आविष्कार किया है। इसका अनुप्रयोग क्या है, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, गणितीय काम, क्योंकि जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं इंजीनियरिंग में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकली काम किए जाते हैं। कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है, तो ज़्यादातर इसमें कैलकुलेशन से ही काम किए जाते हैं, और कैलकुलेशन यानी क्या, गणितीय काम। नेक्स्ट देखते हैं लिस्प। लिस्प का मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये उपयोग होती है, ये वाली लैंग्वेज लिस्प। इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा क्योंकि कहीं बताया नहीं जाता है, हमारी किताबों में भी नहीं लिखा है, क्योंकि जो हायर स्टडीज़ रहते हैं उनमें बताया जाता है इन चीज़ों के बारे में। कोपा की बुक में तो शायद ही लिखा हो ये, ठीक है। तो इसकी खोजकर्ता कौन है, MIT कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, जिसके जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित की गई, जॉन मैकार्थी द्वारा लिस्प को विकसित किया गया है। और कहाँ उपयोग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग होती है ना। लिस्प जो लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोगी होती है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, एल्गोल हो गई और लिस्प हो गई। फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज और लिस्प का लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखते हैं कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसके खोज करता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक ग्रेस हुपर के द्वारा किसको बनाया गया, कोबॉल को बनाया गया। और जैसे इसका नाम है कॉमन बिजनेस के उपयोग के लिए बनाया गया, व्यावसायिक हितों के उपयोग के लिए, मतलब जो व्यापार है व्यापार में इसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट लैंग्वेज है बेसिक, फुल फॉर्म इसका बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जिसे 1964 में बनाया गया है। किसके द्वारा, जॉन जॉर्ज के द्वारा, जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन ने, जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन कोटर्स ने विकसित किया। और कहाँ पे उपयोग किया इसका भी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं ये, इनके सारे के सारे फुल फॉर्म्स और इनकी खोजकर्ता कौन है। बाकी ये सब नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, भाषा और उसके खोजकर्ता, भाषा और उसके खोजकर्ता और उनके फुल फॉर्म्स ज़रूर आपको याद होने चाहिए, हर कीमत पे याद होने चाहिए, क्योंकि पूछे जाते हैं बिल्कुल। इनमें से कोई ना कोई एक ना एक पूछ ही लेंगे। जैसे कोबॉल हो गया, कोबॉल का पूछ सकते हैं, या फिर फोर्ट्रॉन होगा, फोर्ट्रॉन का पूछ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखे गए हैं, ये पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं पास्कल जिसका 1970 में आई है, जिसका निकोलस विर्थ ने किया है, निकोलस विर्थ के द्वारा विकास की गई है और शिक्षा के क्षेत्र में हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है और इसमें SPT यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, बस क्या आपके लिए ज़रूरी है, पास्कल एक लैंग्वेज है और इसको बनाया किसने है, निकोलस विर्थ ने बनाया है। वैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज इसे बनाया 1972 में डेनिस रेच्ची के द्वारा।
डेनिस रेडचिक के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है? नोकिया बेल लैब में। नोकिया बेल लैब कहाँ पे होगी? नोकिया कंपनी कहाँ की है? फिनलैंड की है ना, तो ये लैब भी कहाँ पे होगी? फिनलैंड में होगी। तो चलो वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ये पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज है और बनाया किसने उसको? डेनिस रेडचिक ने बनाया है। कॉमन लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जिसे बनाया किसने है? डेनमार्क के बेनेडिक्ट लाफ्टस्टड ने और ब्रोस क्रिस्टन्स ने। नेक्स्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को 1983 में बनाया बेजार्नी स्ट्रप ने और नोकिया की बेल लैब में बनाया, क्योंकि जहाँ सी बनी है वहीं सी प्लस प्लस बनी है। सी का क्या अपग्रेडेड वर्जन है? सी प्लस प्लस। जबकि सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है जावा। जावा जिसको बनाया जेम्स घोसलिंग ने। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में जावा भी दिया है और आपके बुक में पास्कल नाम भी आया है, सी नाम भी आया है, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉमन नाम ने ये नहीं दिया है तो ज़रूरी नहीं इससे क्वेश्चन है, लेकिन जावा, सी प्लस प्लस इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो जावा किसने बनाई? जेम्स घोसलिंग ने बनाई है। और ये भी अपडेटेड वर्जन किसका है? अब सी प्लस प्लस का अपडेटेड वर्जन है। सी प्लस प्लस कैसी एक लैंग्वेज थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वैसे ही जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रूबी। रूबी 1995 में बनाई, किसके द्वारा? युकिरो मात्सुमोटो के द्वारा बनाई गई। और ये कैसी लैंग्वेज है? इंटरनेट पे आधारित लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आपको पता ही कि इंटरनेट से अपन डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है और ओपन सोर्स भी है। आपको शायद चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ओपन सोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का फीचर्स आते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स हैं। जिन लैंग्वेज में ये फीचर्स रहते हैं वो सारे के सारे कैसी हो जाती है? लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाती है, क्योंकि उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। वैसे ओपन सोर्स का मतलब है जिन भी सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज को इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स बोलते हैं। जैसे लाइनिक्स है, लाइनिक्स एक ओपन सोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऐसे रूबी क्या है? ओपन सोर्स एक लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। बस आपको याद क्या रखना है लेकिन लैंग्वेजेस के नाम और किसने उनको बनाया है। यही पूछा जाएगा आपसे कि इस लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है, तो ये आपको याद रखना है। इसको बार बार देखिएगा और एक कॉपी में लिख लीजिए कि बस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कि आपका नाम लिखना है बस और किसने बनाया है वो लिखना है ना। ज़्यादा इसको है तो बस एक बार पढ़ लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ जैसे कि आप जानते हैं हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, और सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके फंक्शंस। इनमें से कोई भी एक फंक्शन की पूछ ली जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको सब पूरा एकदम थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पूछी जाती है उन्हीं को आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे भी। फंक्शन कीज़ 12 होती हैं, अब देखते हैं एक एक करके। F1 का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प के लिए। हमको किसी भी टॉपिक से संबंधित हेल्प चाहिए तो हम F1 की को दबाते हैं। जैसे MS वर्ड खोल के बैठे हैं हम लोग और हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, तो F1 की को दबाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वो हेल्प प्रोवाइड करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ इन सब चीज़ों के लिए ये है, यानी ट्यूटोरियल्स दे देगा हमको कि आप पढ़ पढ़ के कुछ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं वहाँ पे। F1 हेल्प के लिए। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस आपको देखना है कि F1 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हेल्प के लिए किया जाता है। हेल्प के लिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही F2 का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। जैसे कि हम लोग किसी फाइल और फोल्डर का नाम देते हैं ना, अब उसको रीनेम करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा माउस के द्वारा कर सकते हैं, माउस पे गए फिर बाद में राइट क्लिक किया, फिर रीनेम पे क्लिक किया, फिर बाद में नाम दिया। वैसे ही हम दूसरा तरीका ये है कि F2 बटन को क्लिक करेंगे, उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद F2 को क्लिक करेंगे तो रीनेम और हम कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्या प्रैक्टिकली करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि रीनेम कैसे होगा। करोगे तो अच्छा लगेगा। क्या जो शॉर्टकट कीज़ रहती हैं इनसे काम काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस किया करो तभी याद रहेंगे। अगर इनका यूज़ नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाएंगे। ठीक है,
तो F2 का क्या रीनेम करने के लिए। आपको याद रखना है कि जो F2 फंक्शन की है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सेलेक्टेड फाइल को सेलेक्ट करना जरूरी है या फिर फोल्डर को भी सिलेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहले बिना सेलेक्ट किए कोई भी काम नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले जिस फाइल का रीनेम करना है या जिस फोल्डर को रीनेम करना है उसको सेलेक्ट करो, उसके बाद F2 को दबाओ, उसके बाद ही वो रीनेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं F3, फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए। फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, F3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं F4, माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर में एड्रेस बार पता करने के लिए। माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर में एड्रेस बार पता करने के लिए। ठीक है, माई कंप्यूटर में विंडोज और माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर के में एड्रेस बार पता करने के लिए। ठीक, F5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है और हमेशा पूछी जाती है। और आप लोग तो जैसे ही सिस्टम ऑन करते होंगे F5 तो करते ही होंगे हमेशा, तो आपको ये याद भी होगी। यानी कोई भी वेब पेज हो गया, हम सिस्टम को ओपन करते हैं, जैसे हम बूटिंग करते हैं, जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, बटन ऑन किया, स्टार्ट किया, बूटिंग प्रोसेस हुई, मेन स्क्रीन आई, जिसे डेस्कटॉप कहा जाता है, वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से करने लग जाता है, मतलब सिस्टम वर्क। यानी रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिफ्रेश के बिना आप लोग चला रहे हैं तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, स्लो काम करेगा। लेकिन आप सिस्टम ओपन करने के बाद सबसे पहले रिफ्रेश करिए, उसके बाद यूज़ कीजिए तो थोड़ा अच्छा चलेगा। जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के सीधा तो घूमने फिरने चले जाओगे, पहले मुँह हाथ धोते हो ना, रिफ्रेश होते हो, रिफ्रेश होने के बाद काम आसानी से होता है, अच्छे से होता है। वैसे ही सिस्टम को ऑन करने के बाद सबसे पहले रिफ्रेश किया जाता है। शॉर्टकट की है उसकी F5, फंक्शन की F5, और माउस के द्वारा भी किया था, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं F6, किसी इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस बार पे जाने के लिए। एड्रेस बार यानी कोई हर ब्राउज़र का एक एड्रेस बार होता है, जहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ सर्च करनी रहती है वहाँ टाइप करते हैं। तो हर एक इंटरनेट के एड्रेस बार पे जाने के लिए F6 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है F7, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है। F7 हो गई, F5 हो गई, F2 हो गई, हमेशा पूछी जाने वाली, इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, इसलिए इन पे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना और उनको लिख ही लेना, क्योंकि इसमें क्या है, बस आपको ये लिखना ही है, 12 कीज़ लिखना है, उनकी फंक्शंस लिखना है, कोई किताब तो नहीं पढ़नी है, ईजी है ना। यहाँ पे तो MS वर्ड पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हमेशा पूछ लिया जाता है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड में, MS वर्ड में ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है F7 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की F8, कंप्यूटर चालू करते समय बूट ऑप्शन में जाने के लिए। कंप्यूटर चालू करते से बूटिंग ऑप्शन में जाने के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं हार्ड डिस्क में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, F8 का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर चालू करते समय बूट ऑप्शन में जाने के लिए। आप ट्राई करना आपके कंप्यूटर में बूट ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ी मत करना, नहीं तो आपका सिस्टम कुछ भी हो सकता है ना उसके साथ। F9, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो भी हम टाइप करते हैं उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, जहाँ पे भी हम, नोटपैड हो गया, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसको रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, F9 को दबाते हैं। F9 से रिफ्रेश होता है, क्या होता है, रिफ्रेश टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। F10 देखते हैं, किसी भी ऐप के मेन्यू बार को खोलने के लिए। कोई भी ऐप खोल के बैठे उसका मेन्यू बार रहता है, एक मेन्यू बार रहता है ऊपर है ना, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मेन्यू बार है, उसको एक्टिव करने के लिए क्या F10 दबा देंगे, मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। तो F10 का उपयोग किस लिए है, किसी भी ऐप पर मेन्यू बार खोलने के लिए। F11, ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने के लिए। F11 का उपयोग किया जाता है ब्राउज़र, जो भी हम ब्राउज़र को चला रहे हैं, वो कौन सा, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज या कोई भी हो गया, ओपेरा मिनी, उन जो ब्राउज़र है उनको फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का इस्तेमाल किया जाता है। करके देखना तभी याद होगा, ऐसे नहीं तो भूल जाओगे। जितनी भी फंक्शन कीज़ बता रहा हूँ, जो इनको यहाँ पे लिखा हुआ, उनको एक बार प्रैक्टिस करके देखना, एक बार पढ़ना आराम से। समय आपके पास, जितना प्रैक्टिकल करके जाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं तो पढ़ के ही जाओगे तो प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल करने से ही याद रहेगी, अदरवाइज़ भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिकल करके ही जाना अगर आपके पास समय है तो बराबर। F12 का उपयोग फाइल को MS वर्ड में सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। F12 दबाओ, जैसे कि आपको सेव एस करना रहता है, दो तरीके होते हैं सेव करने के, एक सेव और एक सेव एस। तो सेव एस का मतलब क्या होता है, सेव एस का मतलब रहता है कि हम फाइल का कंटेंट वही रहेगा, लेकिन उसको क्या दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। फाइल को MS वर्ड में सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, है ना, सेव बॉक्स खोलने के लिए, सेव डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए F12 का इस्तेमाल किया जाता है।
ट्राई करके देखना, तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ पढ़ने से सिर्फ एक बार याद रहेगा, लेकिन पेपर आने तक भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिकल करके देखना तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। एक F2, एक F5, एक F7 और एक F12। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट, वैसे सारी की सारी इंपॉर्टेंट 12 ही तो हैं, 12 हैं तो 12 की 12 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर भी जिनके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो F7 हो गई, F5 हो गई और F2 हो गई। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट डिवाइस देखते हैं। आउटपुट डिवाइस भी दो प्रकार के होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। मैंने आउटपुट डिवाइसेस दो प्रकार के होते हैं, जो दो प्रकार का आउटपुट हमें प्रदान करते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करते हैं, एक हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करते हैं। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन से रहते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया। और जो हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं, प्रिंटर या प्लॉटर हो गया। अब इनका डिफरेंस कैसे समझते हैं, देखो। जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में हमको आउटपुट दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारी जो स्क्रीन है सामने, उसमें क्या दिख रहा है हमको, ये सब स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्या हम इसको मतलब टच कर सकते हैं क्या, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते ना, सिर्फ देख सकते हैं। वो प्रोग्राम के रूप में है वो, जो प्रोग्राम के रूप में हमारे सिस्टम के अंदर ही मॉनिटर में हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सब कैसा है, स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है हमको, वो सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे हम कुछ भी चीज़ चलाते हैं तो क्या हम उससे कुछ कर सकते हैं, बस देख सकते हैं उसको, वो कैसा है, सॉफ्ट कॉपी है। वैसे स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ आ रही है, वो भी कैसी है, सुन सकते हैं हम लोग सर, कैसी है, सॉफ्ट कॉपी है। यानी कि मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, इनके द्वारा जो भी आउटपुट दिया जाता है वो किस प्रकार का आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, जैसे प्रिंटर है, एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी सारे आउटपुट डिवाइस हैं और ये भी सारे आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हमको आउटपुट देते हैं। ये सॉफ्ट के रूप में देते हैं और ये हार्ड कॉपी के रूप में देते हैं। जैसे प्रिंटर है, हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे मॉनिटर में हमारे पास पीडीएफ रखी हुई है, पीडीएफ का अगर प्रिंट निकालवा लिया हमने प्रिंटर के द्वारा, तो हमारे साथ में जो प्रिंट आएगा वो कैसा रहेगा, उसे टच कर सकते हैं ना, हम फोल्ड करके रख सकते हैं, जेब में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो कैसा हार्ड हो गया ना, क्योंकि हम उसे टच कर सकते हैं। तो प्रिंटर कैसा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। वैसे प्लॉटर के द्वारा क्या ग्राफिक्स बैनर बनाए जाते हैं, फ्लेक्स बनाए जाते हैं, तो जो भी उनको टच कर सकते हैं ना हम लोग, यानी कि वो किस प्रकार के आउटपुट है, हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो डिफरेंस समझ में आया होगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। एक बार फिर से बता देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर है। इनके द्वारा जो भी आउटपुट दिया जाता है उन्हें हम किसी प्रकार से टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। परंतु हार्ड कॉपी आउटपुट में जो आते हैं प्रिंटर और प्लॉटर, इनके द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है वो हार्ड कॉपी के रूप में दिया जाता है। हम उन्हें टच भी कर सकते हैं, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, फोल्ड करके फाड़ फोड़ के फेंक भी सकते हैं। क्योंकि कागज है, कागज पे लेते हैं या तो आउटपुट, या तो किसी प्लास्टिक की पन्नी पे लेते हैं, यानी कि बैनर पे लेते हैं आउटपुट। प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना आप लोगों ने, बड़े बड़े बैनर्स बनाए होंगे, तो किससे प्रिंट होते हैं, प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। और प्लॉटर कैसा है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है, रैम और रोम आती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर कैसी है, प्राइमरी मेमोरी क्या टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं इसको, रैम कैसी है, टेम्पररी मेमोरी, और रोम परमानेंट है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का डेटा हमेशा परमानेंटली स्टोर रहता है। लेकिन रैम जो रैम रहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक बिजली है कनेक्ट है। अगर आपका सिस्टम चालू है तो रैम में डेटा है, जैसी लाइट बंद, सिस्टम बंद, डेटा भी खत्म। ठीक है, तो रैम कैसी है, टेम्पररी मेमोरी है, उसमें क्या डेटा तभी तक रहता है तब तक इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी बंद, सिस्टम बंद और डेटा खत्म। और सेकेंडरी मेमोरी में अंदर कौन कौन आता है, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ये टेम्पररी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कैसी है, परमानेंट मेमोरी है। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क आ गई है, हार्ड डिस्क आ गई है, कैसी मेमोरी है, इसमें डाटा कैसा परमानेंटली स्टोर होता है कोई। और हमारे SD कार्ड्स हो गए या फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गए, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, ये सारी कैसी मेमोरी है, परमानेंट है। इसमें डेटा स्टोर कर दिया और सेव कर दिया तो परमानेंटली सेव रहेगा, जब तक हम उन्हें डिलीट नहीं करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी होगी। उसके अलावा कैश मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है या हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है, तो वो है कैशे मेमोरी। अगर कैशे मेमोरी नहीं दिया है ऑप्शन में तो रजिस्टर भी दिए होंगे ऑप्शन में, रजिस्टर है ना। कैशे मेमोरी के अलावा जो और फास्टेस्ट है वो रजिस्टर है, क्योंकि सबसे पहले रजिस्टर में आता है डेटा, उसके बाद ही कैशे मेमोरी में आता है। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं दिया ऑप्शन में तो कैशे मेमोरी, अगर रजिस्टर दिया है तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, तो कितने प्रकार की मेमोरी, 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी। प्राइमरी में आएगा रैम रोम, सेकेंडरी में आएगा हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल जो डिस्क रहती है हमारी,
CD DVD ये सब किस में आएंगे हमारी सेकेंडरी में, और कैशे में कैश मेमोरी। आगे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है और नॉन वोलेटाइल भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, रैम कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी जब तक उसमें डेटा रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा जब तक डेटा रहेगा, यानी कि वो वोलेटाइल है। और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी डेटा उसमें रहेगा, परमानेंटली स्टोर रहेगा, तो वो नॉन वोलेटाइल है। तो रैम कैसी है, वोलेटाइल है, और रोम कैसी है, नॉन वोलेटाइल। इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। रैम, पहले रैम को याद रखो कि वो वोलेटाइल है, रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें रोम है, इसमें ओ है बीच में, तो इसमें भी बीच में ओ है ना। इसमें नॉन में क्या है, बीच में ओ है, और इसमें भी बीच में ओ है ना। तो रोम नॉन वोलेटाइल है और रैम वोलेटाइल है। और रैम कितने पार्ट में आती है, 2 पार्ट में आती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही जो रोम है वो 3 पार्ट में आती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। फुल फॉर्म आपको मैंने बताया, जैसे कि पी का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका है इरेजेबल, इसका है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। सब कुछ वैसा ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, बस इसमें क्या है, इरेजेबल आ गया है, और इसमें इरेज कैसे करें, इलेक्ट्रिकली इरेज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं ना, तो उसको इरेज करना जरूरी है। रीराइट करने के लिए पुराने डेटा को उड़ाना जरूरी है, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको राइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको प्राइमरी मेमोरी, है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस देखते हैं किसका, जो हमारी रोम थी जो कि 3 पार्ट में डिवाइड थी, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। थोड़ा उसका देखते हैं। पूरा फुल फॉर्म आपको पता ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैसे ही डबल ईपी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, फुल फॉर्म आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म, क्योंकि आपका एग्जाम इतना कोई बड़ा नहीं है, बस ये है कि छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म्स याद रखना है। और मैं बता ही रहा हूँ आपको बार बार कि जहाँ आपको फुल फॉर्म देखने को मिले उसको आप लिख लीजिए, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, और डेली याद करो एग्जाम से पहले। एग्जाम के बाद भले ही आप भूल जाना, लेकिन एग्जाम से पहले उनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पी रोम में, इसमें डेटा एक बार लिखा जाता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि प्रोग्राम कर दिया, उसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर उसमें कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो प्रोग्राम हो गई है, यानी प्रोग्राम हो चुकी है, उसमें रीराइट नहीं किया जा सकता है। इसमें एक बार डेटा लिखा जाता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। वैसे ही ईपी रोम है, इसमें लिखे हुए डेटा को अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकली है, और यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेस के द्वारा, यूवी रेज रहती है ना, अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी कि यूवी रेज, उसके द्वारा मिटाया जा सकता है और दोबारा रीराइट किया जा सकता है। यानी इसको रीराइट किया जा सकता है, इसको रीराइट नहीं किया जा सकता है, और इसको भी रीराइट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया रहा है, इलेक्ट्रिकली किरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे यूवी रेज का, ये भी याद रखना है आपको। ईपी रोम में डेटा मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, यूवी रेज का इस्तेमाल किया था, लेकिन डबल ईपी रोम में मिटाने के लिए इलेक्ट्रिकली सिग्नल का इस्तेमाल किया था। चलो इसको देखते हैं। इसमें लिखे हुए डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कुछ ही समय में हटाया जा सकता है, क्योंकि आजकल सारे सिस्टम जो हमारे हैं बिजली से ही चल रहे हैं, तो बिजली से चल रहे हैं तो उनमें जो भी काम होता है बिजली से ही होता है। तो डेटा को मिटाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उपयोग करते ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं पी रोम के अंदर कुछ उपयोग क्या है। वीडियो गेम्स को स्टोर करने के लिए ये पी रोम का इस्तेमाल किया था। टॉयज़ के अंदर टॉयज़ आते हैं ना आजकल, ऑटोमेटिक चलने वाले टॉयज़, उसके अंदर प्रोग्राम डाल दिया और फिर वो चलते रहेंगे। मेडिकल के उपकरण हो गए, और सीआरटी होगा, सीआरटी यानी कैथोड मॉनिटर में किया जाता है, यानी कि कुछ एग्जांपल है जहाँ पे पी रोम का इस्तेमाल किया जाता है ना। वैसे ही कुछ एग्जांपल है जहाँ पे टीवी है, और ट्यूनर कार्ड, फिर यहाँ का है डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर और मेमोरी कार्ड। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड तो आपने देखा होगा ना आपके मोबाइल में, पहले मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल होता था, आजकल तो सब इनबिल्ड आ रहा है। मेमोरी कार्ड 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB के कार्ड आते थे। उसमें क्या करते थे हम लोग, डेटा डालते थे, और जब हमको चाहिए नहीं रहता हम उसको डिलीट कर देते थे, और उसमें दोबारा कुछ डाल देते थे। जैसे गाने वाने रखते थे पहले हम लोग, गाने पुराने हो गए, नए गाने डलवाना है, दुकान पे जाते थे, भैया इसमें डाल दो नए वाले गाने, पुराने वाले डिलीट कर दो, है ना। वो क्या थे हमारे मेमोरी कार्ड, जिन्हें SD कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इसमें 2 प्रकार की होती है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। को समझाएंगे धीरे धीरे, उससे पहले एक देख लेते हैं। सिक्वेंशियल मेमोरी के अंदर आता है मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और
फ्लैश मेमोरी। तो इसको देखते हैं, जैसे कि नाम दिख रहा है यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस और यहाँ पे दिया डायरेक्ट एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस यानी कि इसमें जो डेटा को एक्सेस करने का तरीका रहता है वो क्या रहता है, सीक्वेंस में रहता है, यानी एक के बाद एक डेटा, यानी लाइन वाइज, कि अगर ये डेटा है तो पहले यही डेटा आएगा, उसके बाद जो डेटा है वही डेटा आएगा, यानी कि सीक्वेंस में काम होता है। जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं लाइन में टिकट के लिए, तो पहले जो आएगा पहले उसका काम होगा, फिर दूसरा आएगा फिर उसका काम होगा, यानी सीक्वेंस में काम हो रहा है, लाइन में काम हो रहा है, इसलिए उसको सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। जैसे कि मैग्नेटिक टेप, जैसे कि पहले कैसेट्स आती थी, जो हम लोग भजन वजन सुनने वाली कैसेट आती थी ना, टेप रिकॉर्डर में वो डाल के कैसेट्स डाल के गाने सुनते थे, तो उसमें गाना एक के बाद एक आते रहते थे। तो वो किस प्रकार के थे, मैग्नेट, उसमें रील डली रहती थी, दोनों साइड से गोल गोल घूमती थी, है ना, मैग्नेटिक टेप है वो। वैसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में काम होगा, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या होगा, जहाँ से हमको डेटा चाहिए वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तभी उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। मेमोरी में से हम कोई भी डेटा कभी भी एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में आता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो आज के समय में काफ़ी यूज़ नहीं होती है, मतलब यूज़ होती ही नहीं है, हार्ड डिस्क की सब जगह उपयोग में की जाती है। और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और बीडी का मतलब ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क क्या है, बीडी। वैसी फ्लैश मेमोरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेमोरी कार्ड का और पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव आपने देखी, वो भी पोर्टेबल होती है, मेमोरी कार्ड कैसा रहता है, वो भी पोर्टेबल रहता है। मेरे हिसाब से आपको पता होगी पेन ड्राइव क्या होती है, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, हर समय में अलग अलग प्रकार के फाइल सिस्टम है। आज के समय में जो फाइल सिस्टम चल रहा है हमारे विंडोज़ में, वो क्या चलता है, NTFS चल रहा है। लेकिन पहले के समय में डॉस में जो डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उसमें FAT चलता था, फाइल एलोकेशन सिस्टम। तो ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे कि FAT का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, NTFS का पूछ सकते हैं, EXT का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनको लाइन वाइज। FAT का फुल फॉर्म क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। इसको 2-3 बार बोलना, याद हो जाएगा, याद ना हो तो लिख लेना और याद करते रहना। FAT जो फाइल सिस्टम है कहाँ इस्तेमाल होता था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। DOS का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पहले यूज़ होते थे। आजकल हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, उनके उसके साथ डॉस डला आता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, तो फैट फाइल सिस्टम किस में होता था, डॉस में यूज़ होता था। ऐसे ही NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो आज के समय में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उपयोग किया था, किस में उपयोग किया था, विंडोज़ में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक OS में। जनरली ज़्यादा यूज़र किसके हैं, विंडोज़ के हैं, इसलिए हम लोग याद रखेंगे विंडोज़ में यूज़ होते हैं, मैक में भी यूज़ होते हैं, लेकिन आप विंडोज़ तो याद रखना है कि विंडोज़ में होते ही होते हैं। विंडोज़ में FAT भी यूज़ होता है, NTFS भी होता है, क्योंकि हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस भी डला आता है और विंडोज़ भी डला आता है। लेकिन ज़्यादातर हम काम किस पे करते हैं, विंडोज़ के GUI में काम करते हैं, डॉस के CLI में यूज़ ज़्यादा नहीं करते हम लोग। फाइल सिस्टम दोनों रहते हैं। ठीक है, आज के समय भी दोनों फाइल सिस्टम है, लेकिन हम उपयोग कौन सा करते हैं, NTFS करते हैं। डॉस भी है, विंडोज़ भी, लेकिन हम उपयोग क्या करते हैं, विंडोज़ करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है तो यस करके बताइए, नहीं आ रहा है तो कोई भी डाउट रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस चीज़ को मैं दोबारा समझाऊंगा आराम से, क्योंकि मैं अभी फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ें बतानी भी, मेरे को काफ़ी चीज़ इस मतलब आज के लेक्चर में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी बता रहा हूँ। और हो सकता है आपको समझ में आ भी रहा हो, ना भी आ रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, खासकर कोपा ट्रेड के बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो अदर ट्रेड के बच्चे हैं उनके जो क्या रहता है, IT लिटरेसी है, एम्प्लॉयबिलिटी में बस IT लिटरेसी एक पार्ट आता है बस, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट तो हैं, बस ये कि आपको ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाएंगे, बस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछ लिए जाएंगे या फिर कुछ भी नॉर्मल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। लेकिन अगर आपको भी अच्छा स्कोर करना है उसमें तो पढ़ के जाइए, क्योंकि IT लिटरेसी जो एम्प्लॉयबिलिटी में आता है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी मैं तो कोपा ट्रेड वालों के लिए अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ बस, बुरा मत मानना, लेकिन हाँ आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं EXT का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम जो कि कहाँ यूज होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS और डॉस। जो EXT होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम लाइनक्स में, NTFS होता है विंडोज में, FAT यूज होता है डॉस में। आगे देखते हैं मेमोरी।
कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित अन्य तथ्य, यानी कि हम ये कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं कि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और उसको बना ही लेना आपकी कॉपी में। ठीक है, यूनिट देखते हैं, उनके शॉर्ट नेम कैसे लिखते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि एक निबल में कितने बिट होते हैं या एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये आप देख लेना कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पूरा है। बड़ी यूनिट्स ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ छोटी यूनिट ज़्यादा पूछते हैं। हमेशा यही देखा गया है, छोटी यूनिट ज़्यादा पूछते हैं। कहाँ तक? टेराबाइट तक आपको याद होना चाहिए। टेराबाइट तक कितना मतलब कितना होता है। ठीक है, एक बिट में देखते हैं, एक बिट को किस तरीके से लिखते हैं। स्मॉल बी में लिखते हैं बिट को, स्मॉल बी से लिखते हैं बिट को। कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। यहाँ पे देखो कैपिटल बी भी लिखा है, स्मॉल बी भी लिखा है, क्योंकि बिट को जो बिट अकेला लिखा है BIT उसको स्मॉल में लिखते हैं, और जो बाइट लिखता है उसको B कैपिटल लिखते हैं। वैसे निबल है, निबल का N कैपिटल है। निबल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बिट और बाइट में कन्फ्यूजन नहीं होना है अपने को। बिट होता है स्मॉल b में और बाइट होता है कैपिटल B में। जो बिट रहता है उसमें जो कैपेसिटी क्या रहती है, 0 और 1, यानी 0 और 1 ऑन ऑफ भी बोला जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में 0-1 बोला जाता है, और अपनी बोलचाल की भाषा में ऑन ऑफ बोला जाता है। 0 यानी कि ऑफ, ऑन यानी 1। ठीक है, कितने बिट की होती है? 2 बिट का होता है साइज, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 बिट की होती है, 0 और 1। वैसे निबल की कैपेसिटी कितनी? 4 बिट की होती है। 4 बिट बोल सकते हैं उसे, हाफ बाइट भी बोल सकते हैं ना। हाफ बाइट यानी कितना होता है? हाफ बाइट का मतलब क्या होता है? 4 बिट ही होता है ना, क्योंकि एक बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है ना एक बाइट में। तो हाफ बिट भी बोल सकते हैं हम, 4 बिट भी बोल सकते हैं। चार हाफ बिट में पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन 4 बिट पूछेगा बस, कि एक निबल में कितनी बिट होती है, या फिर 4 बिट से क्या बनता है। 4 बिट से निबल बनती है और एक निबल में 4 बिट होती है। घुमा फिरा के दोनों तरफ से पूछ सकते हैं। 1 बाइट इसको लिखते हैं सिंबल में कि बाइट लिखते हैं, कैपिटल B यानी कि बाइट। और कितने बिट से मिलके बनता है? 8 बिट से मिलके बनता है। ठीक है, एक वर्ड ये भी पूछते हैं कि एक वर्ड किस तरह कितनी की क्या कैपेसिटी रहती है? कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, यानी बिट्स की कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है एक वर्ड। वैसे केबी यानी कि किलोबाइट, के कैपिटल B कैपिटल, मेगाबाइट का M कैपिटल B कैपिटल, है ना। तो सब कैपिटल है इसमें, देख लीजिए जितनी भी यूनिट है सब कैपिटल हैं। और 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1024 बाइट्स होता है। 1024 बाइट्स यानी कि 1 किलोबाइट्स। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स यानी कि 1024 बाइट्स होते हैं। वैसे ही 1 मेगाबाइट में कितने MB होते हैं, कितने KB होते हैं? बाइट से मिलकर किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मिलकर मेगाबाइट बनता है, और मेगाबाइट से मिलकर गीगाबाइट्स बनता है ना। तो 1024 बाइट से मिलता है, 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 KB को, और 1024 KB मिलकर बनाते हैं 1 MB को। वैसे ही 1024 MB मिलकर बनाते हैं 1 GB। जैसे कि 1 GB का कार्ड आता है या फिर 1 GB हम लोग यूज़ करते हैं डेटा, कितने MB का मिलकर बनता है? 1024 MB के बराबर रहता है 1 GB। और वैसे ही 1024 GB के बराबर होता है 1 TB। इस चार्ट को आप बना लेना, यहीं तक आप पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। बस आप लेकिन फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा कि योटा बाइट, जैसे योटा बाइट है, जेटा बाइट है ना। योटा बाइट, जेटा बाइट इज, अब Z भी दे देंगे या Y भी देगा, और पूछ लिया इनका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही दे देंगे, आपको शॉर्ट नेम दे देंगे और उनका फुल फॉर्म पूछ लेंगे। तो यहाँ पे फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि कैसा लिखा जाता है उनको। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेराबाइट तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वाले जैसे मैं बता रहा हूँ, बस आपको क्या याद रखना है? शॉर्ट नेम याद रखना है, और उनको किस तरीके से लिखा जाता है। और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बिट को स्मॉल में लिखते हैं और बाइट को कैपिटल में लिखते हैं। एक बिट से 0-1 निबल 4 बिट की होती है, और एक बाइट बनाता है 8 बिट से मिलकर बनाता है। छोटी छोटी यूनिट्स है, ये याद रखना, क्योंकि इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं। शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ जो कि हम ज़्यादातर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इन शॉर्टकट कीज़ का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो हम लोग एक एक करके सारी शॉर्टकट कीज़ देखते हैं। मैंने बताया आपको सब, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ध्यान देना और पूरे लेक्चर को आखिरी तक देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, जो आपके साथ जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं आपके ट्रेड के, आपके ITI में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी बताओ कि यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। कंट्रोल+A का इस्तेमाल किया जाता है ऑल सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी डेटा हमारी स्क्रीन पर है, यानी वर्ड में अगर हम काम कर रहे हैं और स्क्रीन पर जो भी डेटा हमको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल+A दबा के उस सभी डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप प्रैक्टिकल करके देखना, इजीली समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। कंट्रोल+B बोल्ड करने के लिए,
यानी कि जो भी डेटा हमारी स्क्रीन पर है हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए के द्वारा और फिर कंट्रोल बी दबाएंगे तो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब रहता है थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा, वो उसको बोल्ड बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। और कॉपी हम लोग क्यों करते हैं कि हम उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ले जाकर उसको पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल प्लस वी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ये 3 प्रकार के ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हर जगह पे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल प्लस एक्स से कट करते हैं और कंट्रोल प्लस वी से क्या, पेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या करते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट या डिफॉल्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस डी से जो डिफॉल्ट अपना फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, करके देखना, आपको याद रहेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करके हमारा जो भी कंटेंट रहता है हम उसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर में। यानी कि हम क्या रहता है, एक सेंटर में रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, या जस्टिफाई रूप से रख सकते हैं। तो जो कंट्रोल प्लस ई है उसका इस्तेमाल करके हम जो भी कंटेंट या पैराग्राफ है उसको कहाँ पे ला सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। सेंटर में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई। फिर है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करके हम अपने कंटेंट में किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज़ को हम ढूंढना चाहते हैं। फाइंड का ना मतलब क्या होता है, सर्च करना ना। एफ और एफ, फाइंड, एफ से फाइंड होता है, फाइंड को मतलब सर्च करना, कुछ ढूंढना। तो ढूंढने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना, कंट्रोल प्लस एफ का। वैसे ही कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करने से हम गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। गो टू डायलॉग बॉक्स यानी कि हम कहीं जाना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट हम कंट्रोल प्लस जी करके हम जाना चाहते हैं, वहाँ पे हम टाइप करके कि हम यहाँ इस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, वो लिख कर हम क्लिक कर देंगे तो हम वहाँ डायरेक्टली उस पेज पे पहुँच जाएंगे। प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज़्यादातर अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे ये प्रैक्टिकल याद तो रहेगा ऐसे भी, लेकिन प्रैक्टिकल करने से आपको ये हमेशा कभी भूलोगे नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए कंट्रोल प्लस जी गो टू डायलॉग बॉक्स, एफ से फाइंड, जी से गो टू, वैसे तो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, बस ये कि प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, है ना, रिप्लेस करना। यानी कि हम कोई भी कंटेंट दिया हुआ हमको, हम चाहते हैं कि उसको कहीं, जैसे कि आपका नाम लिखा हुआ है, वो गलती से कुछ और लिखा गया है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, और वो बहुत बार लिखा गया है, अब हर जगह तो आप चेक उसको ढूंढेंगे, फिर उसको सही तो नहीं करेंगे। इसलिए डायरेक्ट हम एक ही बार में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, आपका गलत नाम जो लिखा है उसको लिखेंगे और आपको जो सही नाम है उसको लिखेंगे और क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जहाँ भी आपको गलत नाम लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके सही वाले नाम से। तो करके देखना, मस्त है। कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक करने के लिए, जो भी लिखा है आपने उसको इटैलिक यानी आड़ा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, आड़ा यानी कि तिरछा, थोड़ा तिरछा हो जाता है जो भी आपका कंटेंट है। जैसे अभी क्या सीधा लिखा हुआ है सारा का सारा, अगर इटैलिक कर दें उसको तो आड़ा हो जाएगा। वैसे कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई, जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पूरा जो अभी जैसा टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, इसमें जस्टिफाई में दिख रहा है कि जिसको जितनी जगह घेरनी पूरा स्ट्रेच हो जाता है, जस्टिफाई में पूरी जगह घेरता है वो। कुछ भी ऐसा नहीं कि आखिरी में जो आखिरी की जो जगह छूट जाती है ना कहीं कहीं, वो अच्छी नहीं दिखती, लेकिन जस्टिफाई करने से पूरी कवर हो जाती है। करके देखना तो अच्छे से समझ में आएगा जस्टिफाई से। या फिर एक लेक्चर में आपको पूरा एक शॉर्टकट कीज पे बना दूंगा, ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट कीज के लिए प्रैक्टिकल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बना ही दूंगा, एक काम करूंगा बना दूंगा, ठीक है, इसके बाद में वही लेक्चर डाल दूंगा भले ही, ठीक है। ठीक है, जस्टिफाई बता दिया। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हम एक नेविगेट होते हैं, इसका द्वारा हम नेविगेट होते हैं एक पेज से दूसरे पेज। जैसे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते ही होंगे, इंटरनेट पे आपने ब्लू कलर की लिंक्स देखी होंगी, ब्लू कलर का टेक्स्ट देखा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करते होंगे, क्लिक करने के बाद कोई न्यू पेज ओपन हो जाता होगा। तो वो किसकी वजह से ओपन हुआ, क्योंकि आपने जिस पे क्लिक किया वो एक हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक के द्वारा ही हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल यानी कि लेफ्ट अलाइन करने के लिए। लेफ्ट अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एल का। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस एन, हैंगिंग इंडेंट। इसमें इंडेंट को अपन सेट कर सकते हैं। इंडेंट को सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है।
वह इंडेंट ऊपर रहता है, वो अभी आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इंडेंट आपके जो पेज रहता है, पेज के ऊपर एक रूलर रहता है, वहाँ से इंडेंट को सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल+N। कंट्रोल+N का किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, जैसे कि आप कोई न्यू फाइल बनाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल+N दबाओगे तो नई विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी आप नई फाइल बनाना चाह रहे हो तो कंट्रोल+N दबा के न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल+O। कंट्रोल+O यानी पहले से बनी किसी फाइल को अगर ओपन करना चाह रहे हैं, अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपने कोई भी फाइल पहले से बना के रखी है और उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल+O। इससे आपके सामने सारी की सारी फाइलें आ जाएंगी और जिसमें से आपको जो चाहिए होगी उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल+P। कंट्रोल+P में करके आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यानी आप कोई पेपर है, कोई भी आपकी चीज़ प्रिंट करनी है तो कंट्रोल+P दबाइएगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी आपको करना है सेट करके आप प्रिंट निकाल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेपर का साइज जो भी सेट करना है उसके बाद कर सकते हो। लेकिन कंट्रोल+P का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल+Q। ऐड स्पेस बार आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद क्या करना है, एक स्पेस को ऐड करने के लिए, पैराग्राफ का स्पेस ऐड करने के लिए कंट्रोल+Q का इस्तेमाल किया था। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते नहीं लोग, लेकिन ठीक है, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद स्पेस को ऐड करने के लिए कंट्रोल+Q का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कंट्रोल+R, लेफ्ट कंट्रोल+L से हमने लेफ्ट अलाइन किया, कंट्रोल+E से हमने सेंटर अलाइन किया, कंट्रोल+R से हम लोग लेफ्ट अलाइन करेंगे, राइट अलाइन करेंगे, कंट्रोल+R से हम लोग राइट अलाइन करेंगे, यानी पैराग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट अलाइन से लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं और राइट अलाइन से राइट साइड शिफ्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल+S। कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सेव यानी कि आपने काम कर लिया उसको सेव भी करना है, नहीं तो फिर कल आके फिर दोबारा करोगे तो फिर क्या दोबारा से स्टार्ट थोड़ी करना अपने को, तो सेव करना बहुत ज़रूरी है ना। कंट्रोल+T से हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल+U से अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देनी, जैसे कि मैं भी क्या दे रहा हूँ, सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, तो यही अंडरलाइन देने के लिए हम कंट्रोल+U का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी इसका यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जिस टेक्स्ट के नीचे हमको अंडरलाइन देना है उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम कंट्रोल+U को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल+V। पेस्ट करने के लिए मैंने बताई दिया आपको, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया है या कट किया है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी विंडो जो कि ओपन है उस विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल+W, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक साथ बहुत सारी विंडो ओपन करके रखी है अपन ने, तो अपन कंट्रोल+W का इस्तेमाल करके विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल+X कट करने के लिए, कंट्रोल+Y रीडू करने के लिए और कंट्रोल+Z अंडू करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल+Z अंडू करने के लिए, कंट्रोल+Y रीडू करने के लिए। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंट्रोल+Y रीडू करने के लिए और कंट्रोल+Z अंडू करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछते हैं क्योंकि। आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए शायद लेक्चर लंबा हो गया, तो फिर अब आगे की जो शॉर्टकट कीज़ हैं हम लोग आगे देखेंगे। आगे बहुत कुछ है आपके लिए, तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया वैसे, तो आज के लिए बस इतना ही। आप जितना करवाया है इसको अच्छे से करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे कि मैं देखूँ तो मेरे को समझ में आया तो आप क्या पढ़ रहे हो और आपको क्या समझ में आ रहा है। आप जब तक कमेंट में बताओगे ना मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ पे किस चीज़ में वीक हो वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं करवाऊँगा तो सभी कुछ, लेकिन मुझे जानना भी ज़रूरी है कि आप कहाँ पे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तक के लिए अभी इतना देख लेते हैं, बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।